जहाँ हम बात करेंगे कि हमने अभी तक जो ऊपर फॉर्मूलाज देखे थे, इक्विटी टू टोटल लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को टोटल लायबिलिटीज़ के साथ कंपेयर करना, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आज हम इसका फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, एक सिनारियो समझेंगे और एक ऑब्जेक्टिव समझेंगे कि बेसिकली हम यूज़ क्यों कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशोज। लिक्विडिटी का समझ आ गया कि शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करनी है। सॉल्वेंसी में हम लॉन्ग टर्म पोजीशन देखते हैं कि कंपनी क्या लॉन्ग टर्म में कैपेबिलिटी रखती है लॉन्ग टर्म डेट रीपेमेंट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्यों होता है सॉल्वेंसी रेशियोज चेक करने का। सी, सबसे पहला पॉइंट आता है डेट मैनेजमेंट। अगर आप देखेंगे जिस भी कंपनी में डेट ज़्यादा होता है ना, उसके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा होता है। वाई? एक सिंपल टर्म्स में समझे तो डेट एक चीज़ काइंड ऑफ एक लोन है, राइट? उस लोन को आपको रीपे करना है। अब आपने लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए आपको कैश फ्लो यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप उस कैश फ्लो में इतना मैनेजेबल नहीं हो कि आपके पास कैश इतना नहीं है, तो आपको कोई ऐसा एसेट बेचना पड़ेगा जो हो सकता है आपके बिजनेस को फ़ायदा दे। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको अपना लोन बेचना है, लोन वापस करना है, तो आपको उस एसेट को सेल करना पड़ेगा, इन केस अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो। सो डेट मैनेजमेंट पोजीशन जिस भी कंपनी में कम होती है ना, वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। उसके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, उसके ऊपर इक्विटी स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, उसके पास ओवरऑल सेफर साइड ज़्यादा होती है, राइट? वो रिस्क कम में रहता है। दूसरी चीज़ हम इसके अंदर समझते हैं इक्विटी स्ट्रक्चर कैसा है। सी, अब इक्विटी स्ट्रक्चर थोड़ा सा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है इंटरनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। बिजनेस ने अपना इंटरनली पैसा कितना लगाया है इस बिजनेस के अंदर। इसके अंदर आता है आपका शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, जर्नल रिजर्व्स, और बहुत सारे ऐसे रिजर्व जो बिजनेस को फायदा देते हैं फ्यूचर में। बिकॉज कंपनी एडवांस में वो रिजर्व्स बना के रखती है ताकि फ्यूचर में आने वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या कोई भी बड़ा एक्सपेंस वो आराम से कर पाए। ठीक है, तो इक्विटी स्ट्रक्चर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस ने मैनेजमेंट कैसे किया हुआ इक्विटी का, और इक्विटी जितनी ज़्यादा होगी बिजनेस के पास, उतना ज़्यादा वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। सो ये दो ऑब्जेक्टिव की वजह से हम सॉल्वेंसी रेशियोज देखते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर हम तीन रेशियोज की बात करते हैं, लेकिन हम पहले एक सिनारियो समझेंगे। दो कंपनीज का एक सिनारियो बनाते हैं, उसको कंपेयर करेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि हम किसके पोजीशन में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और कौन सी पोजीशन हमें सही नहीं लगेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। ABC लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। उसकी जो करंट लाइबिलिटीज़ है ना, या हम सीधा CL लिख देते हैं, ठीक है। CL करंट लाइबिलिटीज़ हैं 1 लाख रुपए की। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसकी 4 लाख की, एंड जो उसकी इक्विटी है वो इक्विटी का अमाउंट है आपका 10 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1 लाख प्लस 4 लाख हो गया 5, प्लस 10 हो गया 15 लाख। तो अगर मैं कहूँ टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज तीनों को मिला के मिलता है, यस। तो अगर हम देखें तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मेरा हो गया सीधा सीधा 15 लाख, राइट। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मेरा 15 लाख हो गया। बैलेंस शीट में इन्हीं तीनों का टोटल मिला के बैलेंस शीट का टोटल बनता है, राइट। एसेट्स में क्या मिलता है? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। दूसरा सिनारियो हम लेते हैं, जहाँ पे मेरी करंट लाइबिलिटीज है 4 लाख की, 4 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं 4 लाख, और मेरी जो टोटल इक्विटी है वो है समवेयर अराउंड 3 लाख, या हम इससे भी कम कर देते हैं 2 लाख। यहाँ पे मेरा जो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ रहा है, ये दोनों एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, ठीक है। और दोनों कंपनीज अलग है, तो हम लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं।
ठीक है, ये कंपनी मान लेते हैं है अथर, एक कंपनी है अथर। तो उसकी करंट लायबिलिटीज है 4 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 4 लाख, इक्विटी ये रही 2 लाख। तो इसका टोटल हो जाता है, सॉरी, 10 लाख रुपीज। ठीक है, और इसका टोटल हो जाता है 15 लाख रुपीज। हमने हाइपोथेटिकल फिगर लिया, कंडीशन एक ही रहेगी। कंडीशन जो सबसे सेफर साइड होती है वो कंडीशन टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नहीं है तो। लेकिन कंडीशन जो होगी ना वो हमें समझनी है। कंडीशन क्या है? सी, आपने फॉर्मूलाज देखे थे कि इक्विटी टोटल लाइबिलिटीज को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है इक्विटी मैनेजमेंट कैसा है कि टोटल इक्विटी डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटीज इनटू 100। ऐसे ही नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटीज इनटू 100, करंट लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटीज इनटू 100। तो हमें मैनेजमेंट पता चलता है हर एक चीज का। तो यहीं पे हम देखेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी साइड सेफर है और कौन सी साइड रिस्कियर है। ठीक है, सबसे पहले आता है सीएल। मेरे को निकालना है करंट लाइबिलिटीज का परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है? करंट लाइबिलिटीज का टोटल अमाउंट लो, डिवाइड बाय टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इनटू 100। तो आपको मिलेगा आंसर 1 लाख डिवाइड बाय 15 इंटू 100, 6.66%। 6.66%। ओके, यहाँ तक क्लियर है थी। फिर आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज परसेंटेजेस में। नॉन करंट लाइबिलिटीज परसेंटेजेस में आता है 4 लाख रुपीज डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100। तो मेरा 4 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है ये 26%। ठीक है, 26.66%। हम थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, हम कर देते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में कम कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 3 लाख और इसको कर देते हैं 11 लाख। ठीक है, मैं अभी आपको रीज़न बताऊंगा कि हमने चेंज क्यों किया, मैं अभी आपको रीज़न बता दूंगा। तो इसका आंसर अब 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 15 लाख हो जाएगा, सीधा सीधा 20%। ठीक है, मैं अभी आपको रीज़न बता दूंगा कि हमने चेंज क्यों किया। इक्विटी परसेंटेज, इक्विटी परसेंटेज में आता है आपका 11 लाख डिवाइड बाय 15 लाख। इसमें सबसे ज़्यादा इक्विटी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं 11 लाख कर देते हैं। तो मेरा समवेयर अराउंड 73.34% आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे 6.66.26 हो जाता है। 20 प्लस 6 कितना हुआ? 26। 26 70 हो गया 96, 99 और 34 और 66 हो गया 100। मतलब इन तीनों का अगर हम टोटल करें तो 100% आ रहा है, राइट, क्योंकि हम इन तीनों का ही पार्ट है। तो अगर आप देखें यहाँ पे करंट लायबिलिटीज का परसेंटेज है 6.66, नॉन करंट लायबिलिटीज है 20% और इक्विटी है 73% ऑफ टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब इससे हमें समझ नहीं आ रहा तो ये हुआ क्या, हमने क्यों निकाला, अभी आपको कंपैरिजन करके समझ आएगा। देखिए, करंट लायबिलिटीज है 4 लाख रुपीज। ठीक है, मुझे निकालना है करंट लायबिलिटीज का परसेंटेज। जैसे हमने ऊपर निकाला था ऐसे ही हम इस कंपनी का निकालेंगे, अथर का। इसकी करंट लायबिलिटीज है 4 लाख और टोटल है 10 लाख। तो आई थिंक मेरे पास सीधा सीधा आ गया 40%। ठीक है, हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, अब सीधा परसेंटेज निकालते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज का परसेंटेज कितना होगा? अगेन 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो मेरा हो जाएगा ये भी 40%। और जो इक्विटी है, जो इधर इक्विटी है, इक्विटी परसेंटेज वो है सिर्फ 2 लाख और मेरे पास टोटल लायबिलिटीज कितनी है? 20% हो जाएंगी। अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरी करंट लायबिलिटीज है 6%, 6.66, और यहाँ पे मेरी करंट लायबिलिटीज है 40%। दोनों में सेफर पोजीशन कौन सी होगी? करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज एक बर्डन है कंपनी के लिए, और इक्विटी एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक काइंड ऑफ इंटरनल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस की, और एक कंपनी का सेफर साइड है।
तो जितनी ज़्यादा इक्विटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, या जितना ज़्यादा डेट होगा उतना अच्छा है? अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा इक्विटी होगी उतना अच्छा है। वाई? क्योंकि इंटरनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, राइट? सो अगर हम दोनों सिनेरियोज में देखें, इस सिनेरियो में 73.34% इक्विटी है और यहाँ पे 20% इक्विटी है। सो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस भी बिजनेस में टोटल इक्विटी ज़्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में, वो कंपनी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? हमें कंपैरिजन नहीं करना, हमें बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो क्या है? ओवरऑल सिनेरियो। ओवरऑल सिनेरियो पहले आपको इन सब की परसेंटेजेस निकालनी है कि करंट लायबिलिटीज़ का टोटल इक्विटी में कितना परसेंट है, टोटल लायबिलिटीज़ में नॉन करंट लायबिलिटीज़ का कितना परसेंट है और इक्विटी में कितना है। उसके बाद आपको एक चीज़ कंपैरिजन करनी है, वो ये है, ओवरऑल सिनेरियो ये कहता है कि जब भी करंट लायबिलिटीज़ का परसेंटेज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ का परसेंटेज 25 से 30% से ज़्यादा हो जाए, 25 से 30% से अप हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाए, तो वो एक रिस्कियर पोजीशन है। क्या है? अगर करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज का जब हम टोटल करेंगे, मतलब 40 + 40, ये कितना हो गया? 80%, जो कि 25 से 30% ज़्यादा है, राइट? ये है 80% और ये है 30% से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंपनी रिस्कियर पोजीशन में है, मतलब उसके ऊपर डेट रिलायबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इक्विटी। ऑल्दो अमाउंट देख के समझ आ जाएगा कि इतना अमाउंट है तो ऑब्वियसली इक्विटी का कम ही है, लेकिन परसेंटेजेस आपको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगी। यहाँ पे हमें सीधा सीधा पता चल गया 80% इक्विटी है, 80% लायबिलिटीज है बिजनेस में, 20% इक्विटी है। ये तो बहुत ही रिस्की पोजीशन है। लेकिन गुड सिनेरियो क्या है? तो ये आता है आपका बैड सिनेरियो। ठीक है, इसको हम रेड से हाईलाइट कर देते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं मार्क। ये है आपका बैड सिनेरियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 25 से 30% से भी ज़्यादा है, ये तो डबल से भी ज़्यादा है, राइट? लेकिन अगर करंट लायबिलिटीज़ का परसेंटेज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ का परसेंटेज 25 से 30% के बीच में होगा, 25 से 30% के बीच में होगा, क्या उससे भी लेस होगा, 25 to 30 या उससे भी लेस, तो कंपनी सेफर पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इक्विटी रिलायबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज, और ये आपका एक गुड सिनेरियो हो जाता है। इसको हम ग्रीन से मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो गुड सिनेरियो क्या है? गुड सिनेरियो ये है कि कंपनी का इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 30% से, लाइबिलिटीज जो है सिर्फ लाइबिलिटीज करंट और नॉन करंट, वो 30% से कम होनी चाहिए, और इक्विटी होनी चाहिए मैक्सिमम 70%। मैक्सिमम क्या, ज़्यादा हो तो और अच्छा है। लेकिन जहाँ पे आपको इक्विटी और लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज का टोटल 30% से ऊपर जाते हुए दिख रहा है, वहाँ पे वो रिस्कियर है। जितना कम इक्विटी में, जितना ज़्यादा इक्विटी होगा और जितनी कम लाइबिलिटीज़ होंगी उतना अच्छा है, और जितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होंगी उतनी कम इक्विटी होगी, वो रिस्कियर पोजीशन है। यहाँ पे आपका ये सिनेरियो है, ये आपके एग्जाम्पल है। अब आपके पास है बैलेंस शीट। अब हमने कैसे करा वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था, अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? सी, आपको बस क्या करना है, जब भी आप कोई भी बैलेंस शीट खोलेंगे, ये तो टेक महिंद्रा की, आप कोई भी बैलेंस शीट खोलेंगे, आपको सबसे पहले अगर सॉल्वेंसी रेशियोज चेक करनी है, इक्विटी लिक्विडिटी आपको समझ आ गई है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी से निकल जाती है, और करंट एसेट्स के अंदर ही आइटम्स होते हैं जिसे हम क्विक रेशियो निकालते हैं और कैश रेशियो निकालते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज में आपको क्या करना है, करंट लायबिलिटीज का देख लो अमाउंट कितना है, 1,26,000 मिलियन,
नॉन करंट लाइबिलिटीज है 27,000 मिलियन, और यहाँ पे मेरी टोटल इक्विटी दिखा रहा है 2,77,917 मिलियन। आपको बस हर एक अमाउंट को इस टोटल अमाउंट से डिवाइड करना है, 4,44,945 मिलियन से डिवाइड करना है। इन जब तीनों को आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको एक परसेंटेज में रिजल्ट मिलेगा। अगर तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इक्विटी का परसेंटेज 70% से प्लस है तो ही कंपनी सेफर साइड में जा रही है। अगर इन दोनों का परसेंटेज 30%, वैसे तो जनरली 25 से 30 होता है, आप 25 से 30% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस रेंज में है तो भी कंपनी अभी सेफर साइड है, लेकिन जितना और कम हो सकता है लाइबिलिटीज़ वो ज़्यादा अच्छा है। तो करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल डिवाइड बाय ये टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, अगर ये 25 से 30 से बाहर जा रहा है तो कंपनी रिस्कियर में है। क्यों रिस्कियर में है? क्योंकि कंपनी का इंटरनल इन्वेस्टमेंट कम है और उसने बाहर से डेट ज़्यादा लिया हुआ है, और जितना ज़्यादा डेट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपनी पे रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी कि उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, कैश फ्लो ज़्यादा यूज़ होएगा एंड ओवरऑल चीज़ें। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, जैसे हमने वो अप्लाई किए थे ना, वैसे ही आपको ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन करना है। आपको बस अमाउंट लेना है और अमाउंट को डिवाइड करना है टोटल से, और फिर आपको परसेंटेज मिल जाएगी। फिर आपको करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ का टोटल को प्लस करना है। अगर वो 30% से ज़्यादा जा रहा है तो कंपनी रिस्कियर में है, लेकिन अगर उसका कम जा रहा है, 25 से भी कम जा रहा है, तो कंपनी सेफ साइड में है। ओके, यहाँ पे आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन पता चल गया है। ओवरऑल सिनेरियो यही है।